Assalamu alaikum. The topic we are going to discuss today is continuous flow reactor. Thus far in our study of biochemical engineering, in principle of biochemical engineering, we have considered reaction in batch reactors, in which reaction take place in a closed container maintained at a constant temperature. While such reactions are commonplace in biotechnology lab, most industrial process instead use continuously stirred tank reactor, and which is the subtype of continuous flow reactor. In these reactants are continuously flowed into the reactor where they undergo a chemical reaction, and simultaneously an exit stream is extracted from the reactor at the same flow rate as the inlet stream to maintain a constant volume inside the reactor. इसका मतलब है कि हम कॉन्टीन्यूस फ्लो रिएक्टर को ये कह सकते हैं कि हम इसमें कॉन्टीन्यूसली जो है अपना सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली अपना प्रोडक्ट जो है रिमूव कर रहे हैं। जो कॉन्टीन्यूस रिएक्टर हैं इसमें कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन हमारे डिज़ायर प्रोडक्ट की हो रही है विदाउट नीड टू रिपीटेडली एम्प्टी एंड फिल द टैंक। लेकिन इसके साथ साथ कॉन्टीन्यूस फ्लो रिएक्टर की जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी आपको पता है कि क्या आ जाते हैं कि कंटामिनेशन का बड़ा मसला आ जाता है, और अगर कंटामिनेशन आपके फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आ गई है या आपके बायो प्रोसेस में आ गया तो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस भी हिंडर हो सकता है। तो जहाँ कॉन्टीन्यूस फ्लो रिएक्टर के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में या इंडस्ट्री में फ़ायदे हैं उसके साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब कॉन्टीन्यूस फ्लो रिएक्टर को देख लेते हैं कि क्या है। कॉन्टीन्यूस फ्लो रिएक्टर आर ऑलवेज ऑपरेटेड एट अ स्टेडी स्टेट। तो इसके तीन टाइप्स आ जाते हैं, कॉन्टीन्यूस स्टर टैंक रिएक्टर आ जाता है, प्लग फ्लो रिएक्टर आ जाता है और पैक बेड रिएक्टर। सबसे पहले अगर हम कॉन्टीन्यूस स्टर टैंक रिएक्टर को डिस्कस कर लें तो कॉन्टीन्यूस स्टर टैंक रिएक्टर बेसिकली है क्या है कि in these reactor reactants are continuously flowed into the reactor where they undergo a chemical reaction. Simultaneously an exit stream is extracted from the reactor at the same flow rate as the inlet stream to maintain a constant volume inside the reactor. Continuous stirred tank reactor, they are also known as CSTRs, allow the continuous production of the desired chemical without the need to repeatedly empty and fill the tank. Further क्या है कि the content of the reactor are कॉन्स्टेंटली स्टर्ड, और इसी वजह से इस रिएक्टर को कहा जाता है कॉन्टीन्यूसली स्टर्ड टैंक रिएक्टर कि इसमें कॉन्टीन्यूसली स्टर्ड से जो कंटेंट है वो जो मिक्स हो रहे होते हैं और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर रहता है थ्रू आउट इन द रिएक्टर। दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज कॉन्टीन्यूस स्टर्ड टैंक रिएक्टर। ये एक टाइप ऑफ कॉमनली यूज रिएक्टर है इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में क्योंकि इसमें स्टर्ड टैंक ऑपरेटेड कॉन्टीन्यूसली हो रहा होता है। फिर फर्दर इस रिएक्टर को बैट या बैक मिक्स रिएक्टर भी कहा जा सकता है। लिक्विड फेज रिएक्शन में ज़्यादातर यूज़ होता है, स्टेडी स्टेट इम्प्लाई करता है, परफेक्टली मिक्स यूनिफॉर्म मिक्स सोल्यूशन होता है। इसमें देयर इज़ नो टाइम डिपेंडेंस और पोजीशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट रेट इनसाइड द CSTR। तो बड़ा ही सिंपल टाइप का बायोरिएक्टर है ये, और एवरी वेरिएबल इज़ सेम एट एवरी पॉइंट क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो रही होती है इस टाइप ऑफ स्टर टैंक रिएक्टर में। तो ये एक छोटी सी डायग्राम है स्टर टैंक रिएक्टर की जो आप लोग देख सकते हैं, इस टाइप का होता है और कॉमन टाइप है, ज़्यादातर लैब में इस्तेमाल होता है। जो दूसरी टाइप कॉन्टीन्यूस फ्लो रिएक्टर की आ जाती है वो प्लग फ्लो रिएक्टर आ जाती है। इसका दूसरा नाम ट्यूबुलर फ्लो और या ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर भी है। अब प्लग फ्लो बायोरिएक्टर्स को बेसिकली क्यों नाम दिया जाता है कि ये एक यू शेप्ड रिएक्टर है। इसका एक इनलेट होगा एक साइड पे यू की और एक साइड पे आउटलेट होगा। अब यू से तसव्वुर कर लें कि इस शेप का ये प्लग फ्लो रिएक्टर बड़ा कॉमन टाइप ऑफ रिएक्टर है। अंडरग्राउंड ज़्यादातर ये प्लग फ्लो रिएक्टर यूज़ होता है, पाइप शेप्ड होता है। इसके अंदर डिफरेंट प्लग्स लगे होते हैं जो बैक फ्लो जो है जो भी आपका सोल्यूशन होगा या फ्लूइड होगा उसकी बैक फ्लो को हिंडर करते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम प्लग फ्लो रिएक्टर रखा गया है कि इसके अंदर डिफरेंट प्लग्स लगे होते हैं। ये आप यहाँ पे प्लग्स देख सकते हैं। इसी तरह एक यू शेप का ये रिएक्टर होगा, यहाँ पे इसका इनलेट होगा, इधर इसका आउटलेट होगा। ज़्यादातर सॉलिड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, सॉलिड में भी स्लज ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। स्लज आप यहाँ से एंटर करेंगे और डिफरेंट यहाँ से गुजरता हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर इफेक्ट करेंगे, वो चेंज होता हुआ कंपोस्ट की फॉर्म में चेंज होगा जिसको आप खाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट आ जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो ये एक प्लग फ्लो रिएक्टर की सिंपल टाइप है। ज़्यादातर ये जो रिएक्टर हैं ये अंडरग्राउंड होते हैं। प्लग फ्लो रिएक्टर में की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो इनलेट है
और आउटलेट है वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। अंदर से चाहे प्लग फ्लो रिएक्टर जिस तरह भी हो, लेकिन ये दोनों इसके पैरेलल होने चाहिए। तो इसका क्या फ़ायदा आता है, इसका एक एडवांटेज ये भी आता है कि अगर ये इसके इनलेट और आउटलेट सेम रूम में होंगे, तो अगर आप इंडस्ट्री की सेंस में देखें तो आपका इनलेट और आउटलेट सेम रूम में है, तो आपको जो कंट्रोलर ऑफिसर जो भी अपना रखना पड़ेगा प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए, वो एक ही रखना पड़ेगा और वो एट सेम टाइम उसके इनलेट भी देख रहा होगा और आउटलेट को भी चेक कर रहा होगा। तो ये एक छोटा सा प्लग फ्लो रिएक्टर का एज आ जाता है। तो एक जो वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस continuous flow reactor is that concentration of the reactant in the outlet is equal to the concentration of the reactant in the vessel regardless of the concentration of reactant in the inlet। क्यों अब ये डिफरेंट होगी इनलेट और आउटलेट से, क्योंकि आउटलेट पे ये प्लग्स लगे होंगे जो बैक फ्लो मिक्सिंग नहीं होने देंगे, और इनकी जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आप डिफरेंट कह सकते हैं कि इनलेट पे डिफरेंट है और आउटलेट पे डिफरेंट है। फिर फर्दर प्लग फ्लो रिएक्टर को आप कह सकते हैं कि इट कैन बी मॉडल्ड एज अ पाइप वेयर द रिएक्टर मूव्स एज अ plug along the pipe. The concentration of the reactor will vary along the pipe and there is no mixing between the beginning and the end of the system due to the presence of the plug। तो ये एक छोटी सी जो डिस्क्रिप्शन आ जाती है प्लग फ्लो रिएक्टर के हवाले से। और अब इसमें आप लोगों की याद रखने की बात यह है कि इसको ज़्यादातर कंपोस्ट फॉर्मेशन के लिए प्लग फ्लो रिएक्टर को इस्तेमाल किया जाता है। फिर फर्दर ये कि न्यूट्रिएंट और माइक्रोऑर्गेनिज्म एट वन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब एंड देन सेल ग्रो व्हाइल दे पास थ्रू द ट्यूब। ये वही वाली बात जो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर फर्दर फ्लूइड्स मूव अलॉन्ग अ पाइप और अ चैनल सच दैट देयर इज़ नो नेग्लिजिबल मिक्सिंग, कि बैक मिक्सिंग नहीं है। रेडियल डायरेक्शन में पाइप में जिस तरह से आपने वाटर मूव होता हुआ देखा होगा रेडियल डायरेक्शन में, तो इसमें भी रेडियल डायरेक्शन में ही जो है फ्लूइड मूव करेगा। कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड इज़ नॉट पॉसिबल, ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि पाइप है तो उसमें कंप्लीट मिक्सिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर फर्दर इसकी स्टरलाइजेशन और उसकी क्लीनिंग भी बड़ा मसला है। कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट विल वेरी थ्रू आउट द रिएक्टर। तो ये भी ज़रूरी है इनलेट और आउटलेट पे, जैसे मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। सबस्ट्रेट की ज़ाहिर कंसंट्रेशन जो इनलेट पे होगी वो आउटलेट पे नहीं होगी, क्योंकि सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो चुका होगा प्रोडक्ट में। फिर फर्दर प्लग फ्लो रिएक्टर के बारे में हम ये देख सकते हैं कि इनके अंदर प्लग्स लगे होते हैं ईच विद अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब लेकिन प्लग्स के बारे में ये बड़ी अहम बात है, प्लग्स की जो कंपोजिशन या करेक्टरिस्टिक्स इनलेट पे होगी वो कंपोजिशन और करेक्टरिस्टिक्स आउटलेट पे नहीं होगी। दे वुड बी डिफरेंट, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट मटीरियल से बिहेव करना है। आपकी अजम्पशन इज़ दैट अ प्लग फ्लो थ्रू अ प्लग फ्लो रिएक्टर फ्लूइड इज़ परफेक्टली मिक्स इन द रेडियल डायरेक्शन बट नॉट इन द एक्सियल डायरेक्शन। क्योंकि पाइप है तो पाइप में तो रेडियल मिक्सिंग हो सकती है, एक्सियल इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ प्लग फ्लो रिएक्टर हैं जो लैब स्केल पे बेसिकली यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइप की फॉर्म में और इससे फ्लूइड मूव करता है। और ज़्यादातर जो प्लग फ्लो रिएक्टर इंडस्ट्री में जब आप देखेंगे तो वो यू शेप आ जाएगा और ज़्यादातर अंडरग्राउंड होंगे। तो ये एक प्लग फ्लो रिएक्टर है जो यू शेप आप देख सकते हैं और ये अंडरग्राउंड इंडस्ट्रियल स्केल रिएक्टर है। फिर फर्दर प्लग फ्लो रिएक्टर के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये जो है रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है विदाउट मेंटेनेंस, क्योंकि अंडरग्राउंड होता है तो इतनी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। और ज़्यादातर इसमें स्लज को जो होता है रिएक्ट करवा के कन्वर्ट करवाना होता है कंपोस्ट में, तो इसलिए भी इनकी मेंटेनेंस की इतनी ज़रूरत नहीं आती, स्टरलाइजेशन की इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि स्लज जो है पहले ही माइक्रोऑर्गेनिज्म से बड़ा पड़ा होगा और माइक्रोऑर्गेनिज्म ने उस पर इफेक्ट करके उसे कंपोस्ट में कन्वर्ट करना है। अब फर्दर क्या है, हीट ट्रांसफर जो है कैन बी मैनेज बाय यूजिंग मोर थिनर ट्यूब या थिकर ट्यूब इन पैरेलल। फर्दर हाई कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडिया, ज़ाहिर पाइप है जो सरफेस एरिया वो कम है तो ज़ाहिर हाई कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। डिसएडवांटेज क्या है कि पुअर टेम्परेचर कंट्रोल कोई नहीं है। फिर टेम्परेचर रेगुलेशन भी अनइवन है और शट डाउन और क्लीनिंग भी बड़ा मसला है प्लग फ्लो रिएक्टर में। फिर जो तीसरी जो टाइप है कॉन्टिन्यूस फ्लो रिएक्टर की वो है पैक्ड बेड रिएक्टर। इसको आप फर्दर कह सकते हैं कि ये बेसिकली ये जो टाइप है कॉन्टिन्यूस स्टर टैंक रिएक्टर हो गया, प्लग फ्लैक्स रिएक्टर हो गया, ये मॉडिफाई हो रहे हैं। पहले कॉन्टिन्यूस स्टर टैंक रिएक्टर है बड़ा सिंप्लीफाई था, उसको मजीद मॉडिफाइड किया गया तो उसमें प्लग फ्लो रिएक्टर की एक नई फॉर्म आई। प्लग फ्लो रिएक्टर में मजीद स्पेसिफिकेशन डाली गई, नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाएगा तो आप उसको पैक्ड बेड रिएक्टर के अंडर ले आते हैं। पैक्ड बेड रिएक्टर है ये ट्यूबुलर टाइप ऑफ रिएक्टर्स भी होते हैं और सिलेंड्रिकल। ज़्यादातर जो पैक्ड बेड रिएक्टर अगर इंडस्ट्री के फॉर्म में आप देखें तो ये ज़्यादातर सिलेंड्रिकल होंगे और इनके अंदर एक अटैच्ड बायोफिल्म होगी। अटैच्ड बायोफिल्म में क्या होगा कि इमोबिलाइज एंजाइम होंगे, जैसे ही आपका सबस्ट्रेट उस अटैच बायोफिल्म से गुजरेगा अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इमोबिलाइज सेल्स या एंजाइम्स की वजह से। तो ये एक बेसिक जो है मैकेनिज्म बिहाइंड है पैक्ड बेड रिएक्टर में। पैक्ड बेड रिएक्टर को आप फिक्स बेड बायो रिएक्टर भी कह सकते हैं और कॉमनली यूज्ड विद अटैच
बैच बायोफिल्म, स्पेशली इसको ज़्यादातर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर पैक्ड बेड रिएक्टर जो है वाइडली यूज विद इमोबिलाइज सेल्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, द इमोबिलाइज जो बायोकैटलिस्ट होंगे वो पैक्ड हुए होंगे कॉलम में और उसको फेड विद न्यूट्रिएंट आइदर फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम। तो इसके दोनों, या तो टॉप टू बॉटम सबस्ट्रेट ऐड हो सकता है या बॉटम टू टॉप सबस्ट्रेट ऐड हो सकता है। तो ये जो इस वजह से, इस बायोफिल्म की वजह से ये पैक्ड बेड की तरह या फिक्स्ड बेड की तरह लगता है, तो इसलिए इसका ये नाम दिया गया पैक्ड बेड बायोरिएक्टर। फिर फर्दर क्या है कि एक डिसएडवांटेज पैक्ड बेड रिएक्टर का है कि चेंज फ्लो करैक्टरिस्टिक्स हो सकता है ड्यू टू अल्टरेशन इन बेड पोरोसिटी। जो थिन फिल्म है इसकी पोरोसिटी चेंज होती रहती है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है पैक्ड बेड रिएक्टर का। और कोशिश की जा रही है कि कोई मॉडर्नाइज फॉर्म ऑफ बायोरिएक्टर इंट्रोड्यूस करवाई जाए पैक्ड बेड रिएक्टर से भी। पोरोसिटी चेंज किस तरह से, अब जो थिन बायोफिल्म है लगी होगी है, नेटवर्क की फॉर्म में थिन फिल्म है, उसमें पोर्स हैं। मसला क्या आता है पैक्ड बेड रिएक्टर में, बाज़ दफ़ा मसला ये आता है कि या तो पोर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा वाइड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा नैरो हो जाते हैं। अगर तो पोर्स बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएंगे तो आप उसको बेड कंपैक्शन कहेंगे। बेड कंपैक्शन कहेंगे और जो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जिसमें हाई प्रेशर ड्रॉप हो रहा है एकदम से, तो उस वजह से बायोफिल्म जो होते हैं एकदम उसमें कंपैक्शन आ जाती है, उसके जो पोर्स हो जाते हैं नैरो हो जाते हैं, जो इमोबिलाइज सेल्स होते हैं वो अंदर छुप जाते हैं और आपका जो जब भी फ्लूइड मूव करेगा या सबस्ट्रेट मूव करेगा तो प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा मैंने आपको कहा कि सुराख या तो वाइड हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं चैनलिंग, इसको चैनलिंग के टर्म के अंदर लाते हैं। तो ये ज़्यादातर टर्बुलेंस, जो ज़्यादातर विस्कस अगर फर्मेंटेशन का फ्लूइड है, गाढ़ा फ्लूइड है, विस्कस है, टर्बुलेंस है, उसकी वजह से जो है बेड चैनलिंग के अंदर चला जाएगा। ये जो पैक्ड बेड रिएक्टर है बिलोंग करता है प्लग फ्लो रिएक्टर की क्लास से, जिसमें बैक मिक्सिंग एब्सेंट होती हैं। और इन मैनी ऑफ द पैक्ड बेड रिएक्टर में आप कह सकते हैं बेड स्लाइटली अमाउंट ऑफ मिक्सिंग अकर होती है विच चेंजेस द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्मेंटेशन। तो ये प्रॉब्लम्स हैं विद पैक्ड बेड रिएक्टर, और मजीद जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बायोरिएक्टर की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पैक्ड बेड रिएक्टर, ये ट्यूबुलर की बात की गई है, इमोबिलाइज एंजाइम या माइक्रोबियल सेल को एज अ बायोकैटलिस्ट यूज़ होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम जो है स्टेशनरी फेज, क्योंकि थिन फिल्म पे अटैच हुए हैं, स्टेशनरी फेज जो है पी साइज स्टोन हो सकता है या प्लास्टिक मीडिया हो सकता है। अगर ये सिलेंड्रिकल शेप के भी होते हैं और ट्यूब बायोरिएक्टर भी होते हैं। फ्लूइड मिक्सिंग इसमें भी रेडियल है, एक्सियल मिक्सिंग डज नॉट अकर प्लग फ्लो रिएक्टर की तरह। फिर फर्दर क्या है कि ये जो फ्लो ऑफ द सबस्ट्रेट कैन बी थ्री मेड डाउनवर्ड, अपवर्ड और रिसाइकलिंग। तो ये फ्लो जो टॉप टू बॉटम मैं आपको बता चुकी हूँ कि पैक्ड बेड रिएक्टर में होता है, या बॉटम टू टॉप भी होता है। जनरली द इंडस्ट्रियल पैक्ड बेड रिएक्टर आर कंस्ट्रक्टेड विद अपवर्ड फ्लो बिकॉज द एंजाइम बेड आर नॉट कंप्रेस्ड ड्यूरिंग द अपवर्ड फ्लो। तो ये एक जो है इंडस्ट्रियल पैक्ड बेड रिएक्टर की खासियत है कि उसको अपवर्ड फ्लो के फॉर्म में डिज़ाइन किया जाता है या कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल वे ऑफ फॉर्म ऑफ पैक्ड बेड रिएक्टर की टॉप टू बॉटम अगर है तो यहाँ से आप सबस्ट्रेट ऐड करें और प्रोडक्ट अपना यहाँ से निकाल रहे हैं। अगर बॉटम टू टॉप है तो ये इनलेट देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबस्ट्रेट अपना ऐड करें और प्रोडक्ट अपने यहाँ से आउटलेट से निकाल रहे हैं। फिर फर्दर क्या है, पैक्ड बेड बेटर बड़ा इजी टू ऑपरेट है, बेटर क्वालिटी है, हाई मैस ट्रांसफर रिएक्शन रेट है, इमोबिलाइज एंजाइम यूज़ हो रहे हैं। और आपको पता है कि अगर इमोबिलाइज एंजाइम किसी चीज़ में यूज़ होंगे तो उसका जो कन्वर्जन रेट है टू फॉर्म प्रोडक्ट वो फास्ट हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन है। और फिर फर्दर माइक्रोबियल सेल इमोबिलाइज्ड हो रहे हैं इन पैक्ड बेड बायोरिएक्टर में, दे अलो बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ डिजायर्ड टारगेट प्रोडक्ट। फिर फर्दर डिसएडवांटेजेस क्या है कि कॉन्टीन्यूस डिफ्यूजन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट इन एंड आउट ऑफ द सपोर्ट मैक्सिस कैन लेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन मैस ट्रांसफर। तो ये बहुत बड़ा मसला है पैक्ड बेड रिएक्टर के साथ। और जो 2 पॉइंट्स मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ पैक्ड बेड रिएक्टर का, वो भी आप डिसएडवांटेज में ऐड करेंगे कि या तो थिन जो बायोफिल्म है उसमें जो उसके सुराखों में चेंज होगी, पोरोसिटी चेंज होगी, या तो उसमें चैनलिंग का मसला आएगा और बेड कंपैक्शन का मसला आएगा। बेड कंपैक्शन का मसला आएगा हाई प्रेशर ड्रॉप की वजह से, और इमोबिलाइज सेल्स जो है सही तरीके से सबस्ट्रेट के साथ फ्लूइड के साथ मिल के अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे। और दूसरा मसला क्या आएगा चैनलिंग का, कि पोरोसिटी जो होगी वो वाइड हो जाएगी, तो आपके जो इमोबिलाइज सेल जो उसके ऊपर अटैच हुए हैं फिल्म के ऊपर वो लीकेज आ जाएगी उनमें, और ज़ाहिर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एप्लीकेशन इसकी डेयरी इंडस्ट्री में भी बड़ी ज़्यादा है, फूड और बेवरेजेस में भी है, बायो एनर्जी प्रोडक्शन में भी है, और एथेनॉल प्रोडक्शन में भी है। तो ये पैक्ड बेड रिएक्टर बड़ा ही मॉडर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ बायोरिएक्टर है, और ज़्यादातर इंडस्ट्री के डिफरेंट प्रोसेसेस में इसको एम्प्लॉय किया जा रहा है ताकि जो आपका प्रोडक्ट है कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बन सके और लेस टाइम में आपका प्रोडक्ट सामने आ सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंटिन्यूस फ्लो बायोरिएक्टर। थैंक यू वेरी मच।